हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेल्फ फेस एकेडमी। आज हम बात करेंगे हाउ यू शुड एनालाइज योर मॉक्स। देखिए, मॉक अटेम्प्ट करने के बाद हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहले वो जो हमने अटेम्प्ट तो किया है लेकिन इनकरेक्ट हो गए हैं, ठीक है, तो इनकरेक्ट वंस। सेकंड, जो हमने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए कि भैया टाइम अप हो गया या फिर हमें आते नहीं थे, तो अनअटेम्प्टेड रह गए। एंड थर्ड वन ऑब्वियसली जो करेक्ट है हमारे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पर हमारे गलत हुए, सही हुए या रह गए हैं, उनमें आपको किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इनकरेक्ट वन की बात करूँ, इनकरेक्ट वंस क्यों हुए हैं। ऑब्वियसली बात, आप देखते भी होंगे कि भैया ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया या इतने क्वेश्चंस गलत हुए, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस गलत होने के पीछे का रीजन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मॉक हम दे रहे हैं, मॉक की एनालिसिस पे अगर आपने बहुत अच्छे से टाइम लगाया है, प्लस उस एनालिसिस को निकाल करके आपने इम्प्रूव किया है, तो आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पहला मॉक दिया एंड आपने एनालिसिस की, आपने जा करके वर्क किया उस पर एंड देन अगले मॉक में स्कोर बढ़ जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतना अपैरेंट आपको चेंज दिखाई दे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट, इसका आउटकम दिखेगा, ठीक है। तो जो मैं चीज़ बात कर रही हूँ आपसे फिलहाल इनकरेक्ट वंस की, उसमें आपने क्या देखना है। अब देखिए कि ये जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, उसका गलत होने का रीज़न क्या है। कि क्या मुझे नॉलेज का इशू था यहाँ पर कि गलत हो गया, मुझे कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था, या फिर मैंने केयरलेस मिस्टेक कर दिया, ठीक है। 50% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स केयरलेस मिस्टेक करते हैं। केयरलेस मिस्टेक एज एन कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। कैलकुलेशन सही किया अगर हमने, तो मुझे ऑप्शन में बी या सी देना था, मतलब बी लगाना था, मैंने सी मार्क कर दिया। ये वाली गलती भी बहुत हो जाती है बच्चों से जल्दबाजी के चक्कर में, ठीक है। तीसरा, कई बार ये हो जाता है कि मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मैंने नॉट नहीं पढ़ा, मैंने ट्रू पढ़ा है, मैंने फर्स्ट ऑप्शन देखा मार्क एंड मूव, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती है, दीज आर केयरलेस मिस्टेक, नॉट योर नॉलेज गैप। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है नेक्स्ट मॉक से पहले, फाइनल पेपर में जाने से पहले, कि छोटे छोटे पैरामीटर्स मुझे ध्यान रखने हैं, कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, कोई मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है। स्पीड होनी चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि मैं क्वेश्चन को ध्यान से ही ना पढूं, ठीक है। एंड अगर आपको लग रहा है कि मेरा नॉलेज का इशू है, ये वाले क्वेश्चन में मैंने तुक्का मारा था, तो बस तुक्का मेरा गलत लग गया, ठीक है, तो नॉलेज का इशू है, गो बैक एंड रिवाइज दोज टॉपिक्स। ऐसा छोड़िए मत। अब ये मत समझिए, सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं स्टूडेंट्स की, उस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन ये नहीं समझते कि यार अगर आप इस क्वेश्चन में अटके हो, विच मीन्स आप इस कॉन्सेप्ट में अटके हो, तो उस कॉन्सेप्ट के आप कम से कम 5-10 क्वेश्चन और कर लीजिए, ठीक है। तो आप पिछले मॉक्स को जाके कंसोलिडेट कीजिए, ठीक है। उनकी वही गलतियां होंगी, आप देखोगे कि शायद ऐसी सी गलती हमने पिछले किसी मॉक में भी की होगी। तो गो बैक एंड रिवाइज दोज टॉपिक्स, एंड एक आधा क्वेश्चन नहीं, 5-6 क्वेश्चन क्वांट का भी अगर आते हैं तो 5-6 क्वेश्चन उसके कर लीजिए, ठीक है। ये तो रही हमारी इनकरेक्ट की बात। अब बात करते हैं अनअटेम्प्टेड वंस की। करेक्ट पर मैं भी आऊंगी, ठीक है। अनअटेम्प्टेड वंस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई गवर्नमेंट का एग्जाम ले लेती हूँ, ठीक है, जिसमें जनरली 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कैट में तो अभी 66 के अराउंड क्वेश्चन है, तो अगर आप इसमें से 50 या 40 क्वेश्चन में तमीज से कर लेते हो तो भी आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं 100 क्वेश्चन का एवरेज देख 100 क्वेश्चन से बताती हूँ, तो 70 क्वेश्चन में बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे 65 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन, मैक्स 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है। 30 क्वेश्चन हमारे अनअटेम्प्टेड रह जाते हैं, एंड उसका रीजन मोस्ट ऑफ द केसेस में इट्स नॉट नॉलेज इशू होता है कि हम क्वेश्चन विजिट ही नहीं कर पाए। विजिट का मतलब है कि हम लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाए, और हम तो क्वेश्चन कर ही रहते थे, टाइमर अप हो गया, या मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पजल सॉल्व कर ली, बस मार्क करने ही जा रहे थे, फिर टाइमर अप हो गया। तो आप ये चीज समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। टाइम कम पढ़ने का रीजन ये नहीं है कि पेपर वालों ने टाइम कम दिया है। पेपर वालों ने 1 आवर का पेपर तो सभी के लिए रखा है ना, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं उसमें जो वो उसी टाइम पीरियड में कर पाते हैं विद योर सेम नॉलेज लेवल, ठीक है। उसका रीजन ये है कि वो क्वेश्चंस को जल्दी स्किप कर पाते हैं, जल्दी छोड़ पाते हैं, या ट्रैप में कम फंसते हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन मुझे देख करके लग रहा है कि यार ये मेरे फोटे का नहीं है, आई लेफ्ट इट देन एंड देन। सबसे पहली चीज, अगर आप स्किपिंग की आर्ट सीख गए, क्वेश्चन में पेपर में आप स्किपिंग की आर्ट सीख गए कि भैया आप गलत क्वेश्चन में नहीं फंसे, तो आप आधा तो पेपर वही जीत जाओगे। लिटरली ट्राई दिस, ट्राइड टेस्टेड है, इम्प्लीमेंटेड है। स्किप करना बहुत जरूरी है, बट यस मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भैया हमने स्किप किया। बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के, वो बोलते हैं कि यार मैम अगर सारा स्किप कर देंगे, ये भी स्किप कर दो, तो पेपर में बचेगा ही क्या करने के लिए। लेकिन फायदा तो तब भी नहीं है ना कि आप लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते हो।
बहुत बार ऐसा होता है एंड आप ऑब्जर्व खुद करके देखिएगा अपने मॉक्स में, पिछले मॉक्स में आपने देखा होगा कि आपने लास्ट तक क्वेश्चन में पहुंच नहीं पाया, बाद में आपको लगता है जब आप एनालाइज करने बैठते हैं कि यार शिट लास्ट का क्वेश्चन तो कितना आसान था, यहाँ तो मैं पहुंच नहीं पाया, कितने इजी क्वेश्चन थे। एंड इसमें ऐसा भी होता है बहुत से स्टूडेंट जिस चीज को ऐसे समझते हैं कि लास्ट में क्वेश्चन आसान होते हैं तो वो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, बट उनको लगता है कि बीच में क्वेश्चन आसान है। तो क्वेश्चन आसान का कोई एग्जामिनर ऐसे फिक्स पैटर्न नहीं बनाता है फाइनल पेपर में स्पेशली कि भैया स्टार्टिंग में इजी रखेगा कि लास्ट में इजी रखेगा, बीच में इजी रखेगा। इजी इजी वो सब कहीं पर भी मिक्स्ड डाल सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स अ मिथ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि लास्ट क्वेश्चन इजी होता है। हाँ, जनरल ट्रेंड आप कह सकते हो कि भैया थोड़ा बहुत साइकोलॉजी होती है इंसान की कि लास्ट का क्वेश्चन एक आधा आसान डाल दे, ठीक है, तो वो मुझे छोड़ना नहीं है। बट सारे इजी क्वेश्चंस मैं कर पाऊँ उसके लिए मुझे गलत या डिफिकल्ट क्वेश्चन में नहीं फंसना है। इसमें सबसे बड़ी चीज आती है कि आप ईगो पे बात आ जाती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क मेरे फोटे का है, ठीक है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये वाली चीज बोली थी, मॉक कैसे देना चाहिए, क्यों मॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क मान लीजिए मेरे फोटे का है, बट उस मोमेंट में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में मैं स्टक हो रही हूँ, मुझे लाइक आई ट्राइड इट फॉर 30 सेकेंड्स एंड मुझे लग रहा है कि कुछ चीज मुझे क्लिक नहीं कर रही है, मैं कहीं पे गलती कर रही हूँ। बट यहाँ पर मुझे ये नहीं प्रूव करना है कि मैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। उस मोमेंट में मुझे देखना है कि यार फिलहाल मैं स्टक हो रही हूँ, वेदर इट इज माई फोटे नहीं है। वो ज्ञान हम अपने आप को बाद में बांट लेंगे कि कैसे हम इस टॉपिक पे स्टक हो सकते हैं, इसको तो इतनी बार किया है, लेकिन उस मोमेंट पे उस क्वेश्चन को वहां छोड़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने वो चीज कर ली ना तो आप ट्रस्ट मी, जितनी देर में आप वो वाला क्वेश्चन कर पाते ना उतनी देर में आप 2 क्वेश्चन और कर लोगे। तो आपको अल्टीमेटली नंबर चाहिए। टाइम एंड वर्क आपको वो मार्क्स ला करके देंगे, एसआईसीआई से आप लेकर आओ, डीआई से लेकर आओ, आप कहीं से भी लेकर आओ, ठीक है। तो स्किपिंग इज एन आर्ट, डू प्रैक्टिस इट थोरली, इट डजंट कम इन जस्ट 1 डे और 2 डे, 1-2 मॉक में करने से नहीं आता है। एक आप ऐसा हो सकता है कि आपने एक मॉक में किया और आपने स्किपिंग बहुत अच्छी कर दी हो तो आपको लग रहा हो कि भैया मैंने तो महारत हासिल कर ली, ऐसा नहीं होता है। आप अगले ही मॉक में फिर फंस जाओगे, ठीक है। या ऐसा हो भी सकता है ना कि वो वाला मॉक कंपैरेटिवली सच में आसान ही आया हो, इसलिए आप फंसे ही ना हो ट्रैप में, ठीक है। तो इस चीज को इतनी अच्छी आदत बना लीजिए कि फाइनल पेपर में कुछ भी हो, कितने भी ट्रैप्स हो, आप क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। अब ट्रैप में नहीं फंसे ना तो आप निकाल लोगे, ठीक है। दूसरी चीज ऑब्वियसली जो हमारी इनकरेक्ट वंस में आती है कि हमारा नॉलेज का इशू तो नहीं था। ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि हमें सारे मतलब हमें कहीं पर भी नॉलेज का इशू रहा ही नहीं है। यार आप फंसते भी उसी क्वेश्चन में हो जहाँ नॉलेज का इशू होता है, ठीक है। अगर नॉलेज का इशू नहीं रहा होता, अगर मुझे सारे क्वेश्चंस 110% अच्छे से आते हैं, मुझे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो व्हाई वर यू नॉट एबल टू सॉल्व इट इन दोज टाइम कंस्ट्रेंट्स? क्योंकि नॉलेज का इशू है। बाद में जाकर के देखिए कि क्या वो क्वेश्चन सच में उतनी देर का है, क्या वो क्वेश्चन में आप इतना स्टक हो गए हो या आप क्वेश्चन को बाद में सॉल्व भी करते हो। जब आप पेपर बाद में एनालाइज करेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, सॉल्व करते वक्त आप देखोगे कि क्या वो क्वेश्चन सच में 15 मिनट का है। सीधी सोल्यूशन जो उसने प्रोवाइड किया हुआ है मॉक में सोल्यूशन, उस सोल्यूशन को देखिए कि इसको सॉल्व करने में लिटरली 2 मिनट लगना चाहिए। 2 मिनट अगर नहीं लगना चाहिए तो व्हाई आर यू टेकिंग इट 2 मिनट्स? और आपने तो इतनी प्रैक्टिस किया तो उस क्वेश्चन को आपको 30-40 सेकंड में सॉल्व कर देना चाहिए। एंड अगर आप नहीं कर पा रहे हो, इट मींस यू हैव नॉट डन इनफ प्रैक्टिस। तो नॉलेज का इशू तो होता ही होता है। जहां पर जो क्वेश्चन आपने सही से सॉल्व कर भी दिया है, बट अगर उस क्वेश्चन में आपने मोर देन रिक्वायर्ड टाइम लिया है, मोर देन रिक्वायर्ड का मतलब है कि अगर वो क्वेश्चन कोई और स्टूडेंट 30 सेकंड में कर पा रहा है बट मैंने उसको 60 सेकंड में किया है, विच मीन्स मैं 30 सेकंड तो ऑलरेडी लैक कर रही हूँ ना उस स्टूडेंट से। एंड मेरा कॉम्पिटिशन दो मुझे खुद से है, बट मैं नेशनल लेवल पर देख रही हूँ। एंड खुद से है का मतलब ये भी तो है ना कि मैं दूसरे को भी तो देखूंगी बॉक्स में कि भैया ये बंदा इतनी देर में कर पा रहा है, एवरेज टाइम इस क्वेश्चन का इतना है तो मुझे क्यों इतना टाइम लग रहा है, विच मीन्स लोग कर पा रहे हैं क्वेश्चन को इतनी देर में। तो यहाँ पर आप अपनी उस क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो पॉइंट्स जो मैं समअप कर देती हूँ एक बार कि पहले तो देखिए कि आपके क्वेश्चंस गलत क्यों हो रहे हैं, केयरलेस मिस्टेक किया है आपने या फिर आपको नॉलेज का इशू है। सेम कम्स विद अनअटेम्प्टेड वंस कि क्या आपको नॉलेज का इशू है या फिर आप ट्रैप्स में फंस गए, आप क्वेश्चंस को जल्दी से स्किप नहीं कर पाए, ठीक है। तीसरी चीज हम बात करते हैं करेक्ट वंस की। करेक्ट वंस एंड द सेम अप्लाइज फॉर इनकरेक्ट वंस आल्सो, योर टाइम स्टेप। जो अभी मैंने बात की कि अगर करेक्ट, ऐसी खुश मत होइएगा, अच्छी चीज है, इट्स रियली गुड कि आप अपने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हो, पर लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है एनालिसिस में स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं कि आप करेक्ट वंस को एनालाइज ही नहीं करते हैं। हमें
खुशी होना, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है कि ये मेरे सही है, तो इनमें मैं स्टक नहीं हुआ होऊँगा या हुई होंगी, ये मुझे अच्छे से आते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। लेट मी टेल यू, करेक्ट वंस में भी बहुत सी क्वेश्चंस, वे मिनिमम 4-5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जिसमें आपने तुक्का मारा था एंड लकीली वो तुक्का लग गया। बट दैट डजंट मीन कि अगली बार आप तुक्का मारोगे तो अगली बार भी तुक्का लग जाएगा, ऐसा जरूरी तो नहीं ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने तुक्का मारा है तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, 101% क्लियर नहीं है, पिक्चर क्रिस्टल क्लियर नहीं है, तो गो बैक एंड रिवाइज दोज टॉपिक्स। ठीक है, यू नीड टू ब्रश अप ऑन दोज टॉपिक्स सो दैट अगली बार मॉक में या अगली बार फाइनल पेपर में सेम टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो यू आर वेरी मच श्योर, 110% श्योर कि भैया अब की बार तो मैं स्टक हुआ नहीं, ये तो मेरे को पक्का से पता है, मैंने कॉन्सेप्ट रिवाइज किया था, तो ये मेरा भी क्लियर है। ठीक है, एंड दैट इज वाई जब आप पेपर दे करके आते हो ना, फाइनल पेपर, तब बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरे 80 अटेम्प्ट्स हैं और इतनी मतलब मेरे हो जाएगा, ये है वो है, बट देन फाइनली निकल के आते हैं कि नहीं होता है। उसका रीजन ये होता है कि हम हमारे तुक्कों पे तो विश्वास करके चलते हैं कि मेरे तुक्के ठीक होंगे, लेकिन तुक्के गलत निकल जाते हैं। और यू नो कि भाई इन पेपर्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो एक दो क्वेश्चन से ही पूरा खेल ऊपर नीचे हो जाता है, राइट। तो कोई 2 नंबर से रह गया, कोई 3 नंबर से रह गया, या किसी का एक क्वेश्चन से रह गया तो उसकी नेगेटिव मार्किंग मिला करके बढ़ जाता है क्वेश्चन। तो करेक्ट वंस को यू कैन नॉट इग्नोर। एंड जो क्वेश्चन देखो कितनी देर लगती है करने में एनालिसिस में करेक्ट वंस की, जो क्वेश्चन अगर मान लो मैंने बिल्कुल 110% या बहुत जल्दी कर दिया, आप अपना टाइम स्टैम्प देखिए, किसी क्वेश्चन में अगर आपने 30 सेकंड लगाए हैं तो विच मीन्स उसमें आप यू आर वेरी मच कंफर्टेबल। ठीक है, तो आप उसको छोड़ सकते हो। किसी क्वेश्चन में अगर मैंने 1 मिनट लगाया और मुझे एवरेज टाइम स्टैम्प दिख रहा है कि उसने 47 सेकंड लगाया, तो एक बार देख लीजिए कि उसका सोल्यूशन क्या प्रोवाइडेड है। ठीक है, या फिर देख लीजिए कि मे बी आपने उस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। एंड प्लीज वॉच योर रफ नोटबुक ऑल्सो, कि आप जहाँ पर भी अपना रफ का काम करते हैं ना, उसमें कितना खिचपिच कर रखा है आपने, कितनी खिचड़ी पकाई हुई है। बहुत बार ये वाली चीज़ भी होती है कि बहुत से स्टूडेंट्स एक ही पेज पर लिखे जा रहे, तो पता है मैंने एक क्वेश्चन के ऊपर ही दूसरा क्वेश्चन कर दिया, तीसरा क्वेश्चन कर दिया, या साइड में कर दिया, मुझे प्रॉपर स्पेस नहीं मिला, उसकी वजह से भी टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मेक श्योर भैया पेपर की कमी नहीं है, मतलब वहाँ पे भी आपको फाइनल पेपर में भी शीट अच्छी खासी देंगे। ठीक है, आप अपना आराम से प्रॉपर स्पेस में कीजिए। आई एम नॉट थिंकिंग पूरा एक पेज पे एक क्वेश्चन कीजिए, बट येस हर क्वेश्चन को एक प्रॉपर जगह दीजिए, साफ साफ से कीजिए, सो दैट अगर मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन किया भी है और वो मैं स्टक हो गई हूँ एंड आई नीड टू कम बैक टू दैट क्वेश्चन लेटर ऑन, तो मुझे पता हो कि ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ किया है, इसमें इतना मैंने कर लिया था, अभी थोड़ा इसी के आगे रिज्यूम करना है। अगर मैंने ज़्यादा खिचपिच कर दी तो मुझे फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा सारी कैलकुलेशन को। ठीक है, तो मेक इट अ हैबिट कि आप जहाँ पे भी रफ में वर्क कर रहे हैं वो थोड़ा साफ सफाई से कर रहे हैं। वर्क सजाने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना सफाई से कीजिए कि हाँ आप उसको दोबारा से अगर पढ़ना चाहें एनालिसिस के टाइम पर भी, बाद में भी आप उसको ईजिली पढ़ सकें। ठीक है, गैप्स को फिल इन कीजिए, गो बैक एंड रिवाइज योर टॉपिक्स। मतलब एक क्वेश्चन नहीं, 5-6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कर लीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड, यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल जब तक आप नया मॉक दोगे। ठीक है, एंड तीसरी चीज़, केयरलेस मिस्टेक मत कीजिए। ये देखिए, अच्छा ये वाली जो गलती हुई, इस वाली गलती में मैंने टाइम क्यों लिया। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में टाइम क्यों लिया, क्या मेरी कैलकुलेशन स्लो है। इफ़ यू फील कि मेरी कैलकुलेशन स्लो है, मुझे स्क्वायर क्यूब्स याद नहीं है, परसेंटेज याद नहीं है, इसको 1/16 कितना होता है, या फ्रैक्शंस में वर्क डील करने में प्रॉब्लम होती है, डू दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स। अगर प्रैक्टिस के टाइम पर ही इतने सारे क्वेश्चंस कर लेंगे आप, तो फाइनल में आपको बहुत ईजी रहेगा चीज़ें करने में। ठीक है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप मॉक्स में ही अपनी परफॉर्मेंस देखेंगे। अच्छा, इसके लिए एक लास्ट की टिप और है। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस इसमें लास्ट में एक टिप और दूंगी कि आप अपना एक सेपरेट रजिस्टर बना लीजिए। ठीक है, उस सेपरेट रजिस्टर में जितने भी आपने मॉक दिया है, कॉलम एक कॉलम बनाइएगा मॉक का, एक कॉलम मतलब आप अपने या तो मार्क्स का भी बना सकते हैं, सेक्शन वाइज भी बना सकते हैं। ठीक है, एक कॉलम मॉक का बनाया, मॉक नंबर लिख लीजिए, ये फलाना फलाना मैंने मॉक दिया है, यहाँ से दिया है, एंड उसमें लिखिए वर्बल में इतना स्कोर आया है, क्वांट में इतना है, एलआर में इतना है, और जीके जहाँ पर भी आती है वहाँ पे इतना है, टोटल इतना आया है। और क्वेश्चन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, सिर्फ इतना लिख लीजिए ये स्कोर है, एंड उसके नीचे 1 वर्ड में या थोड़ा थोड़ा करके कि भैया इस मॉक में समरी, या फिर आपको जो लगा है कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए था, मेजर प्रॉब्लम क्या हुई थी इस मॉक में, तो सेक्शन वाइज आप ये थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, सिर्फ 1 वर्ड में, नॉट बहुत पूरी पोथी लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब इसमें क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स का आता है कि क्यों लिखना है, मॉक जाओ खोलो, दिख तो जाता है हर मॉक के रेस्पेक्ट में। लिखना इसलिए है क्योंकि अगर मुझे मेरे मान लीजिए मैंने 10 मॉक दिए, ठीक है, मुझे 10 मॉक एक ही पेज पे सारी पिक्चर क्लियर दिखा रहा है कि भैया पहले मॉक में मेरे मार्क्स इतने आए थे, दूसरे में इतने आए थे, तीसरे में इतने आए थे, चौथे में इतने आए थे, तो मेरी इंप्रूवमेंट कहाँ से होनी स्टार्ट हुई है।
अगर मान लीजिए 10वें मॉक में भी आपके वही मार्क्स आ रहे हैं जो पहले मॉक में आए थे, तो आपने तो कुछ इम्प्रूव ही नहीं किया, ठीक है। तो यानी आपने एनालिसिस सही से नहीं किया, और एनालिसिस आपने कर लिया तो एनालिसिस के गैप्स को फिल इन नहीं किया है। आप मॉक पे मॉक दिए जा रहे हैं, लेकिन आप पिछले मॉक और अगले मॉक के बीच में इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने कुछ भी गैप्स को फिल इन ही नहीं किया है, तो उस मॉक को देने का इम्प्रूवमेंट के पर्सपेक्टिव से कोई फायदा नहीं है। वो आपकी सिर्फ कंसिस्टेंसी बनाएगा कि हाँ आप मॉक दे रहे हो, लेकिन स्कोर इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। इफ यू वांट अ डिफरेंट रिजल्ट, you need to put in different efforts or more efforts, ठीक है। also consolidate your mocks, आपने जितने भी मॉक्स दिए हैं एक वीक के अंदर वीकेंड पे उन मॉक्स को कंसोलिडेट कर लीजिए। कंसोलिडेशन का मतलब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ये नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ रहे हैं, बट येस जिस क्वेश्चन में आप स्टक हुए थे उस क्वेश्चन को आप बुक मार्क कर लीजिए, या जो भी क्वेश्चन आपने बुक मार्क करके रखे हुए सेव्ड है या फिर इनकरेक्ट हुए हैं, सिर्फ उनको एक देख लीजिए। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का इशू अगर लग रहा है तो वर्क ऑन योर रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। बोथ आर डिफरेंट थिंग। एक तो आपको पढ़ा ही नहीं जा रहा है, आप पढ़ ही स्लो रहे हो तो आपको रीडिंग का प्रॉब्लम है। पढ़ स्लो रहेगा रीजन एक ये भी होता है कि आप कॉम्प्रिहेंड भी बहुत स्लो कर रहे हो, आपको एक ही क्वेश्चन को 4 बार पढ़ना पड़ रहा है, 3 बार पढ़ना पड़ रहा है, विच मीन्स आपका कॉम्प्रिहेंशन भी स्लो है। तो यू नीड टू वर्क ऑन दोज पैरामीटर्स। तो अपने छोटे छोटे पॉइंट्स को पिन पॉइंट कीजिए, लिखिए एक वर्ड में, मतलब इन अ वर्ड, ऐसा नहीं है पूरी लाइन्स लिखनी है, इन अ वर्ड अगर आप लिखोगे और उन एरिया पे वर्क कीजिए, थोड़ा सा एफर्ट्स पुट इन कीजिए, यू विल डेफिनेटली सी अ मेजर इंप्रूवमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी भी आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, अनआंसर्ड रह गए हैं, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली एड्रेस देम। Till then, bye bye, take care, keep pacing yourself, and also like, share, and subscribe the channel.